चलिए, तो अब हम लोगों को ये पता लग गया कि सिंचाई का यानी सिंचाई क्या किसे कहेंगे, ये तो आइडिया लग गया। और ये क्वेश्चन बताने का मकसद यही था कि कई बार ये क्वेश्चन अगर आप पुराने पेपर देखो ये पूछा गया है और लोगों को इसमें गलत होने के चांस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गुमराह करने के लिए ये ऑप्शन रखे जाते हैं ताकि लोग जैसे इसका नाम सुने और तुरंत समझ जाए कि लग रहा है यही होगा सबसे ज्यादा। क्योंकि पानी अलग चीज है, पानी और ये सिंचाई का बात जो अलग है, यानी इसका मतलब ही होता है किसी भी कृत्रिम संसाधनों के द्वारा किसी भी पौधे को पानी देना सिंचाई कहलाएगा। और बाकी बादल फट जाए तो अलग बात है ना, या वो तो बरसता है तो वो तो सबको ही मिलता है, वो तो अमीर गरीब हर खेत में बरसेगा। और सिंचाई तो उसी के खेत में हो पाएगी जिसके पास पैसे होंगे या जिसके पास संसाधन होंगे, है ना। पानी की आवश्यकता होना वो तो बिल्कुल एकदम, हाँ, अरे वो उससे ज्यादा वाला और क्या। हाँ अच्छा, अब बात कर लेते हैं अगर हम लोग पूरे मतलब अपने भारत में अगर सिंचाई के मतलब उसके जितने भी हमारे कह सकते हैं माध्यम हैं या हम कह संसाधन हैं तो उनकी बात कर ले तो देखो कितने टाइप के यानी किस किस से सिंचाई की जाती है, जरा उसको और फिर इसके आंकड़े भी लिख लेंगे कि यानी किस राज्य में। देखो इरिगेशन मतलब सिंचाई। अब देखो एक तो आपका जो है कैनाल है, नहर। दूसरा आपका कौन सा है, नलकूप जिसे ट्यूबवेल कहते हो। ठीक, इस नलकूप और कुआं दोनों में अंतर होता है, बताएंगे भी। तीसरा आपका कौन सा होता है, तालाब। ठीक, तीन है ये। देखो अगर इसमें एक यहीं पर एक बात ऐसे पूछ ले, देखो सुनना ध्यान से, अगर ये तीन तो यानी जितनी भी सिंचाई होती यही तीन माध्यम है हमारे पास। अब नहर का मतलब है ये हमें सरफेस वाटर सप्लाई होती यहां से और इससे अंडरग्राउंड यानी जमीन से ही तो पानी आता कुएं में। यानी अगर हम लोग देखें ये सतही सिंचाई वाल यानी ये सरफेस वाटर सप्लाई होता है, नहर में क्या होता है जमीन के ऊपर ही पानी तो होता है, इसमें भी ऊपर ही होता है। ये तालाब इनको क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड वाटर सिंचाई, यानी कि जमीन के नीचे से ही तो कुएं में पानी ऊपर आता है। तो ये तीन तो हो गए हमारे सिंचाई के साधन। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नहर के द्वारा सिंचाई भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होती या कम होती, या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, या इस नहर से कौन कौन से एरिया प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी प्रभावित मतलब लाभ मिलता जिन्हें। तो कुल मिला के ये तमाम चीजें जो है इनका अलग अलग परसेंटेज पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा किस टाइप का सिंचाई होती है। तो बात अगर हम लोग नहरों की करें सबसे पहले, तो नहरों का सबसे ज्यादा जो मकरजाल दिखाई देगा वो उत्तर यानी नॉर्थ इंडिया में दिखेगा। नॉर्थ इंडिया में दिखने का मेन कारण ये कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं ये तो सदाबहार यानी पूरे साल बहती और नदियों से ही तो नहरें निकाली गई। दूसरी बात इनमें पानी की कभी कमी पड़ती नहीं, समतल जमीन है। ठीक, एलुवियल मिट्टी यानी किस तरीके से नहरें बनाना भी आसान है। और यही अगर साउथ इंडिया में ले लो तो वहां पथरीली जमीन है, तो वहां नहरें खोदना भी नॉर्थ इंडिया के मुकाबले मुश्किल काम है। तो अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले नहर को नोट कर लो, इसके बारे में लिख लो दो परसेंट कुछ परसेंटेज भी। यानी भारत में अगर जितनी भी सिंचाई होती है तो उसमें से नहर का जो हिस्सेदारी है वो इतनी है। और आपके दूसरे नंबर पे आते हैं जो कुआं और नलकूप, जो ये आपका आता है। और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके ये, इनका तो परसेंटेज है ये लिख लो। यानी जो नहरों द्वारा सिंचाई होती है वो लगभग 23.6% एरिया, और नलकूप और कुआं जिसे ट्यूबवेल बोलेंगे
ठीक है, उसके द्वारा सबसे ज्यादा उसी का है। और तीसरे नंबर पर तालाब, और तालाब का हिस्सेदारी तालाब प्लस अन्य लिख लेंगे, जिसे तालाब और पोखर या झील टाइप के जो छोटे मोटे हिस्से होते हैं वो। ठीक, अच्छा, अब ये तो इनका परसेंटेज लिख लिया। अब अगर हम लोग देखें किस राज्यों में है और कौन कौन सी कुछ फेमस नहरें हैं, जरा उनका भी नाम लिख लेते हैं। तो यहां पर लिख लोगे, सबसे पहले तो इसके आगे लिख लेंगे, भारत में नहर द्वारा सिंचाई मुख्य रूप से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में होती है। यानी नहरों के द्वारा सिंचाई भारत में सबसे अधिक उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन वाले एरिया हैं उनमें। एक बात याद रखिएगा, जैसे नॉर्थ इंडिया लिखते, नॉर्थ इंडिया में हिमालय वाले भी राज्य हैं, उनमें नहीं, पहाड़ों पर नहरें नहीं है। यानी तभी तो हम बोल रहे हैं उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में, यानी जो प्लेन एरिया है। ठीक, लिख लिया, लिख लिया ना। हाँ, अब यहां पर आगे कुछ हम परसेंटेज लिख लेते हैं कि किस राज्य में नहर के द्वारा सिंचाई का प्रतिशत कितना है। तो लिख लो आगे, नहीं परसेंटेज नहीं, क्षेत्र लिख रहे हैं, क्षेत्र। यानी नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचित एरिया किसके पास है, तो सबसे ज्यादा यूपी। यानी नहरों द्वारा सबसे ज्यादा जमीन की अगर सिंचाई पूरे भारत में होती, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, परसेंटेज नहीं है, तो यूपी, राजस्थान, एमपी। अच्छा, लिख लिया। बड़ा मजेदार पॉइंट है, बता रहे हैं तो शायद तुम लोग ये गूगली हो जाएगा, समझ लो, हमें उम्मीद नहीं बता पाओ। एक बात बताओ, पूरे दुनिया में, इस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नहरें हैं कहां, किस देश में हैं, और सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई किस देश में होती है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, नहरों का नहीं। सोचो, नहीं बता पाओगे। आंसर तो बहुत आसान है, लेकिन तुम पहुंचोगे नहीं वहां तक, क्योंकि उस देश की रैंकिंग किसी मामले में अच्छी है ही नहीं। इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, हमें उम्मीद, तभी तुमने कहा नहीं बता पाओगे, क्योंकि हर रैंकिंग खराब है। इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। यानी नहरों से अगर सिंचाई का देखा जाए, सबसे ज्यादा नहरों का जमा बड़ा वहां। यानी अगर उनके यहाँ जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी नहर की है उसमें, सबसे ज्यादा नहरें हैं, इसलिए वो नहरों का देश कहते हैं। जैसे झीलों का देश नहीं कहते थे फिनलैंड को, वैसे था। तभी हमने कहा था तुम बता नहीं पाओगे जन, क्योंकि वहां कोई गेस नहीं करेगा, है ना। चलिए, कभी भी नहरें वहीं बनेगी, ध्यान रखना जो फ्लैट एरिया होगा, पहाड़ों पर नहरें नहीं ऊपर ऊट पटंग जगहों पर होती। लिख लिया था, हाँ, ये नाम लिख लिया। अब यहां पर कुछ नहरों के नाम लिख लो, ठीक है, कुछ सबके नहीं है, नहीं तो हजारों होंगी, सबका नाम कहां तक लिख सकते हैं। तो लिख लो, सबसे पहले लिख लो इंदिरा गांधी कैनाल, यानी इंदिरा गांधी नहर। ये देश की सबसे बड़ी नहर है, इतनी बड़ी नहर कोई नहीं है सिंचाई के मामले में। लिख लो इंदिरा गांधी नहर। और नहर, हम लोग बात सिंचाई की कर रहे हैं, तो बार बार सिंचाई लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी। तो लिख लो ये देश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, जो पंजाब में एक, पंजाब में लिखा, रोक लो 1 मिनट के लिए। अच्छा, थोड़ा सा अपनी पुरानी चीज को सोचिए, जब हम लोग रिवर पढ़ रहे थे और इंडस रिवर पढ़े थे, तो उसमें आपने ये देखा होगा, जब डैम बताए थे, सतलज नदी में ब्यास नदी मिलती थी, और हमने ये बताया था कि सतलज जहां पर ब्यास में मिलती, वहां पर हरि के नाम का एक बैराज है, और जहां पर ब्यास नदी सतलज नदी से मिलती है, वो हरि के बैराज से ही ये इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। यानी इंदिरा गांधी नहर का जो जन्मस्थली है, वो ब्यास और सतलज का जहां पर मिलन होता है, वहां पर हरि के बैराज बना हुआ है, और वहीं से नहर निकली है। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लेंगे, इसकी उत्पत्ति है ये नहर
हरि के बैराज से निकलती, ब्रैकेट में लिख देना, ब्यास प्लस सतलज, मतलब उनका ज्वाइंट है वो, ब्यास प्लस सतलज। ठीक है, देखो ट्रेन मिल गई, अब ना दोबारा फोन करेंगे। इसीलिए कहते ना, इंसान जो सबसे ज्यादा जिसकी मदद करे सबसे पहले वही लोग भूल जाते हैं। पूरे बरसात भर छाता तुम्हें बचाता है बरसात से, अब बरसात निकलने पर सबसे पहले लोग छाते को ही फेंक देते हैं, तब उन्हें छाता वो बोझ लगने लगता है ना। क्या हुआ, क्या कहा, क्या कहा इन्होंने? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम फैक्ट बात है। जब इंसान का काम निकल जाता है फिर कोई नहीं किसी को पूछता है। चलो, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, इंदिरा गांधी नहर के बारे में लिख लिया, निकली कहां से, हरि के बैराज। हरि के बैराज, बैराज का मतलब होता है जहां से यानी नदी के पानी को डाइवर्ट कर देते हैं, नहर वगैरह। ठीक, और आगे लिख देंगे ये मुख्य रूप से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सिंचाई करती है। सीमावर्ती क्षेत्र मतलब जो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे हुए एरिया, ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। ठीक, जैसे गंगानगर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, ऐसे एरिया। ठीक, अगला लिखो सरहिंद नहर। आपने इसका नाम पहले कभी इतिहास में सुना सरहिंद का? हुमायूं का जब पढ़ा होगा तो सरहिंद की लड़ाई पड़ी होगी, कब थी, 1555 55 के आसपास की घटना है, सारे डाल के गूगल पे देखिए, तब इसका सरहिंद का नाम सुना होगा। हालांकि वो दूसरा मामला था, ये दूसरा है। सरहिंद नहर लिख लो, ये सतलज नदी से निकाली गई है, और इसका मेन जो सबसे ज्यादा फायदा होता है तो वो है पंजाब और हरियाणा को। तो जल्दी लिखो थोड़ा सा, पंजाब और हरियाणा, यानी इससे जो लाभ होता है, फायदा होता है, पंजाब और हरियाणा। तीसरा लिख लो शारदा नहर, नोट करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? आपसे कम से कम ये 50 बार पूछा गया होगा अलग अलग एग्जामों में कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर बताएं, उसका आंसर यही है, शारदा नहर। यानी उत्तर प्रदेश में नहरें तो बहुत हैं, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, ये नहर, लेकिन उसमें शारदा नहर का जो नेटवर्क है वो सबसे लंबाई में सबसे ज्यादा। ठीक है, कहां से निकाली गई है? कभी टनकपुर गए हो? उसके आसपास कहीं बनबसा बैराज, बनबसा का नाम सुना था? सुना है? अरे बनबसा का नाम सुना कहीं? अब नाम है ना सुने, बातें छोड़ दो। ठीक है, अब बात छोड़ दो, जब कभी जाना तो देख लेना जाके अपने आप। ठीक है, हाँ, वापस मुद्दे पर आते, अब अगले पर आ जाओ। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, ये लिखना था। बता तो रहे थे, जब आपने सुने नहीं किसी ने, हमने कहा टनकपुर गए कभी, वहां पर बनबसा बैराज है, शारदा नदी पर बना, वहीं से तो निकली है, वही तो बता रहे थे। हमने कहा हो सकता है बहुत लोग गए हो, टनकपुर पूर्णागिरी फेमस धार्मिक स्थान है, हो जरूर जाना आप। ठीक, हाँ, अच्छा अब आ जाओ कुआं एवं नलकूप, दूसरे नंबर पर। और नलकूप, इसका आपको बता ही दिया था कि परसेंटेज कितना, 62 पॉइंट करके कुछ है। अब इसमें अगर हम लोग देखें, इससे कहां कहां सबसे ज्यादा सिंचाई होती, लिख लो। कुआं एवं नलकूप द्वारा मुख्य रूप से पंजाब से लेकर बंगाल तक, यानी जितने जो उत्तर भारतीय राज्य हैं इनमें, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल। ठीक, दो तीन मुश्किल से 5 मिनट और लगेंगे, ये पूरा हो जाएगा। अभी तालाब वाले में तो खाली बस 2-3 चीजें नोट करनी है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो नलकूपों यानी ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा कहां होती है, यानी अगर हम कहें यूपी में, मान लो पूरी यूपी में
ट्यूबवेल से सिंचाई कितने परसेंट पर होती, नहर पर कितने होती, तो ऐसे पूछा जाता है। तो इसके कुछ लिख लो, पूरे यूपी में 81% जो सिंचाई वो ट्यूबवेल से होती है, सबसे ज्यादा। गुजरात 78%, राजस्थान 72 72, पंजाब 71, गुजरात 81, यूपी क्या सुनो, यूपी 81, गुजरात 78, राजस्थान 72, पंजाब 71, लगभग में इतना परसेंटेज जो है सिंचाई इनकी कुओं द्वारा होती है, यानी ट्यूबवेल। ठीक है। क्या हो, अरे राजस्थान का 72, पंजाब का 71। ठीक है। और अब तो एक और ज्यादा है, एक नया वो हुआ है, इसी में चलन आया है, वो आया समरसेबल का। पहले बोरिंगें होती थी लगभग 4 इंची, उनका डायोमीटर जो होता था, ब्यास, मतलब ब्यास नहीं, सॉरी हाँ ब्यास ही तो होते 4 इंची। तो अब क्या हुआ, अब तो मैक्सिमम बनने लगे ट्यूबवेल, वो सॉरी समरसेबल। पता लगा वो 8 इंची बोरिंग, बिजली से चलते हैं, बिजली का बिल बिल्कुल एकदम नाम मात्र आता है, कहीं कहीं तो हो सकता है फ्री भी हो। ठीक है। अब उनमें क्या होता है, अगर जो पहले जो 1 एकड़ खेत सिंचाई करते थे इंजन से डीजल फूंक के, उसमें तो पैसा लगता था, इसमें पैसा लगना ना, अब इसमें 1 एकड़ का पानी 1 बीघा में भरते, जानबूझ के। थोड़े दिनों में देखना, जिस हिसाब से जो चलन चल रहा है, वाटर लेवल ढूंढने ना मिलेगा, क्योंकि बिजली बिल भरना नहीं, पानी कोई मतलब नहीं। तो पता लगा जो 1 एकड़ खेत सिंचाई होती थी उसमें, अब वो 1 बीघा भरेंगे। उससे और उससे क्या होगा, साइड इफेक्ट भी बाद में दिखेगा, अभी थोड़े, अभी तो लोगों को लग रहा था फोकट का है। सुनो, अब मान लो इस खेत में, अब यहाँ पहले क्या होता था, जब इंजन से खेत सींचते हैं तो इसमें क्यारी बना लेते, क्यारी बनने से टाइम कम लगता है, नहीं ऊंचा नीचा खेत होता, जहां नीचा होगा वहीं पानी भरता रहेगा। तो अब क्या करते हैं, जैसे ये इससे इंजन से पाइप डाल दिया, पाइप टू पाइप डाल लेते हैं, क्यारी से क्यारी बदल देते हैं। अब मालूम क्या है, 100 रुपए बीघा सिंचाई चलती, ये मान लो 200 रुपए बीघा किराए पर। अब पता लगा तुम्हारा खेत 4 बीघा है, तो हम कहा पानी इसमें क्यारी बनाए, डाल दिया पाइप, पता लगा 2 घंटे तक चला, इतना खेत तुम्हारा भर गया पानी से, लाइट चली गई, 2-3 घंटे बाद लाइट आई, जब तक जमीन पानी गायब, फिर से चालू भरा, फिर से भरना शुरू हुआ, पता लगा फिर इतना खेत भरा, फिर लाइट गई। इस खेत को जो 1 एकड़ सिंचाई जितनी होती तक मतलब लगभग 2 गुना पानी खर्च होता है, और सिंचाई उतनी, क्योंकि वो भी सोचता है हम क्यों फड़ुआ चलाए खड़े होके इसमें, ना क्यारी बनाएंगे कुछ नहीं बनाएंगे, 100 रुपए दे तो रहे किस बात के, और वो भी अपना भरेंगे भरेंगे और रात में पाइप डाल के घर चले जाएंगे, पड़ोसी को भी भरेंगे, क्योंकि इतना भर जाएंगे। इससे क्या होगा, थोड़े दिनों में, अभी तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, जो अभी वाटर लेवल कुछ जगह पर बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े दिनों में क्या होगा कि जो वाटर लेवल फिर पहुंच जाएगा, ढूंढने ना मिलेगा, फिर ये बोरिंग भी फेल हो जाएंगे। लेकिन लोगों को अभी सब सावन में अंधे को हरा हरा दिख रहा है, ये बात अगर किसी को बताओ, वो कहता है अरे पका पागलपने की बात करो, पानी की कमी है कि दुनिया में? तो पानी की कमी सहारा डेजर्ट वाले लोगों से पूछो, राजस्थान वाले लोगों से पूछो, कालाहारी डेजर्ट वाले लोगों से पूछो, तो वो पता लगे, या जितने भी डेजर्ट एरिया उनसे पूछो, उन्हें मालूम पानी की कीमत, लेकिन नहीं मानते। चलिए, क्या लिखा था हम लोगों ने, ये लिख लिया। अब इसका एक सबसे ज्यादा जो है, इसका जो साइड इफेक्ट होगा, इससे वाटर लेवल क्या होगा, नीचे गिरता चला जाएगा। ठीक है। अब तीसरा लिख लो, यदि हमने परसेंटेज तो इनका लिख लिया, अब तीसरा लिख लेते हैं तालाब वाला। इसमें तो 2 पॉइंट लिख के खत्म करते हैं बात को, पर खासतौर से इसका हमें यह मालूम होना चाहिए किस राज्य में सबसे ज्यादा किसकी होती, बस तालाब में लिख लेंगे। सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई तमिलनाडु में होती, यानी 13% सिंचाई, यानी तमिलनाडु राज्य सबसे ज्यादा तमिलनाडु है, फिर केरल, आंध्र प्रदेश। अरे परसेंटेज छोड़ दो, आप सबसे पहले ये लिखो, सबसे ज्यादा तालाबों द्वारा सिंचाई तमिलनाडु, यानी सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर तेलंगाना,
5वें पर कर्नाटक। अब एक बात सुनो, साउथ इंडिया की जमीन कैसी है? पथरीली। पथरीली जमीन पर नहरें बनाना आसान है कि इस जमीन पर नहरें बनाना आसान? इस पर, यानी पथरीली जमीन पर नहरें बनाना मुश्किल काम। एक तो इसलिए नहरें कम है, दूसरी बात उन नहरों को चाहिए पानी। और साउथ इंडिया की कोई भी नदी ऐसी नहीं जो पूरे सालों भर एकदम बलवान रहती हो। गोदावरी वगैरह पानी तो सालों भर रहता है, लेकिन बरसात में तो बिल्कुल बहाए बहाए घूम रहे, और जब बरसात खत्म तो पता लगा पानी थोड़े से बीच में आ गया, जैसे रामगंगा में चलता। तो इन्हीं उतनी पानी की सप्लाई नहीं है उन नदियों में जितनी उत्तर भारत की नदियों में, ठीक है। और उत्तर भारत की नदियों में यहां नहरें ज्यादा होने के कारण एक तो जमीन, नहरें बनाना आसान, समतल जमीन, तीसरी बात पानी की कोई कमी नहीं, ठीक। और इसमें एक नोट करके लिख लो, तमिलनाडु में जिला पड़ता है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली सबसे ज्यादा, अगर भारत में कहीं भी किसी एक जिले में अगर कुएं तालाब द्वारा सिंचाई होती तो इसी में होती, यानी ओवरऑल तो तमिलनाडु नंबर 1 पर है। और अगर हम किसी एक पार्टिकुलर जिले की बात करें तो इससे ज्यादा कहीं नहीं होती सिंचाई, ठीक। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का एक जिला है, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज क्या करोगे? सबसे ज्यादा उसी जिले में होती पूरे भारत में। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ, पूछ लेता है सिंचाई जो परियोजनाएं हैं, यानी जो आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो तीन को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक बहुत बड़ी वाली, एक मध्यम वाली और एक छोटी वाली। तो लिख लो, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, इनके आंकड़ा पूछता है बड़ी, क्यों उसे किसे कहेंगे बड़ी सिंचाई परियोजनाएं? जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनकी कंडीशन है कि वो कम से कम 10,000 हेक्टेयर से अधिक एरिया कवर करते हो। उन्हें जैसे सपोज ऐसे सुनो, जैसे कोई बहुत बड़ा नहर है, पता लगा वो 20,000 हेक्टेयर एरिया को सिंचाई मतलब सर्विस दे रहा है, तो उसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहेंगे। यानी कम से कम उसकी लिमिट ये है कि 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को जो सिंचाई करते हैं उन्हें हम लोग यानी बड़ी सिंचाई परियोजना कहेंगे। अब दूसरा कहलाता है मध्यम सिंचाई परियोजना। इनकी कंडीशन होती 4,000 से यानी 2,000 से 10,000 के बीच में, यानी 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच में जो सिंचाई का एरिया कवर करता है उसे बोलते हैं मध्यम। 2,000 से 10,000 के बीच में। और तीसरी जो होती है वो छोटी यानी स्मॉल, वो होती 2,000 से कम, 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई जो एरिया कवर करते हैं उनको कहते हैं। ठीक, अब ये सिंचाई को छोड़कर अब उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने हमने अभी बोला था, ठीक। बचपन से लेके और 55 तक एक बात सुनते आए हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यही तो सुने आज तक, है ना। यानी भारत में आज कितने भी बहुत सारे चीजें मतलब बदल गई पहले के मुकाबले, आज भी लगभग 58% जो यहाँ की आबादी है वो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और जब भारत आजाद हुआ था तब तो सब लगभग सबके सब थे, ठीक। तो यानी देश की लगभग जो है वो 58% जो है कह सकते हैं जनसंख्या हमारी कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी पर डिपेंड करती है। और हम लोग पहली लाइन कहीं पर भी लिखते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। तो शुरुआत से आज तक हर जगह देखा होगा, कोई भी जब भी बात हो तो पहली लाइन यही लिखी मिलती है, ठीक है। तो अब उसमें थोड़ा सा उससे जुड़े हुए कुछ आंकड़े लिख ले, फिर हम लोग फसलों की बात कर लेते हैं, एक एक करके लिख लेंगे। जब सुनो, जब देश आजाद हुआ था यानी 1947 के आसपास, जैसे आज आप सुनते हो
कि देश की जीडीपी में इसका योगदान कितना है। सुनते हो ना कि जिसे जीडीपी में आपका सर्विस सेक्टर का आजकल के योगदान सबसे ज्यादा है, सर्विस सेक्टर का ही है। तो जब भारत आजाद हुआ था तो उस जमाने में जीडीपी में, जो देश की जीडीपी थी, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सेदारी कितनी थी? 52% थी। और आज घटते घटते बहुत कम आ गई, है ना। तो एक दूसरी बात, अब ये 2-3 चीजें लिख लेंगे। अगर हम लोग पूरे दुनिया की बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, मिस ना करना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो अपना तुम्हारा दिमाग देख लिया, थोड़ा सा सोच लिया। सबसे ज्यादा दुनिया में खेती वाली जमीन अगर हम परसेंटेज में कहें तो किसके पास है? सुनना, हमने ये कहा कि भारत के पास मान लो 100 एकड़ जमीन है, चीन के पास मान लो 500 एकड़ जमीन है, सपोज करो, एग्जांपल हम दे रहे हैं से कुछ। अब अमेरिका के पास मान लो 600 एकड़ है, कनाडा के पास मान लो, कुल एरिया में बता रहे हैं इनका, इसमें से सबसे ज्यादा खेती वाली अगर हम परसेंटेज के तौर पर कहें, भारत के कुल क्षेत्रफल जो भी हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसमें से 51% इस पर जब खेती की जाती, जो कि दुनिया में हाईएस्ट परसेंटेज भारत का ही। लिख लो। और है, अच्छा पेट में आया था, चलिए लिख लो। हम आपको भारत के साथ साथ 5-6 देशों का और बता रहे हैं, जिनके नाम सुनते हो, इतने बड़े बड़े देश, उनका परसेंटेज सुन के बुखार आ जाएगा। हम आपको और भी कनाडा भी बताते हैं, चलिए लिखिए। भारत, यानी भारत में, सुन तो लो, भारत के कुल क्षेत्रफल में से, यानी कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर खेती की जाती है। इसका मतलब यह हुआ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हम मोटा मोटा मान लें कि 17 लाख वर्ग किलोमीटर पर खेती होती होगी, लगभग मोटा मोटा ऐसे आएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम कनाडा की बात करें, तुमको सुन के बुखार आ जाएगा, सही बता रहे। कनाडा का क्षेत्रफल तो दुनिया में रूस के बाद दूसरा नंबर है, उसका क्षेत्रफल लगभग 99 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, 99 लाख। अब 32 लाख है, हम लोग 3 गुने से ज्यादा बढ़ा है। अब सुनो, कनाडा के कुल क्षेत्रफल में से मात्र 5% हिस्से पर खेती होती है, सिर्फ 5%। अरे इसमें हैरानी ना होनी चाहिए अगर थोड़ा भी बुद्धि होती। मैक्सिमम एरिया बर्फ के चपेट में है, मैक्सिमम एरिया बर्फ के चपेट में है, बर्फ से ढका रहता है, बाकी आबादी वहां कम है, बड़े बड़े चारागाह मिलेंगे। ठीक, अगला लिखो। चीन, चीन के कुल क्षेत्रफल में से मात्र 11% पर वो खेती करते हैं। इसमें भी हैरानी किसी को? इसके हैरानी कारण बताएं। चीन का पूर्वी हिस्सा छोड़ दो, ज्यादातर सब बंजर है, बंजर है, पहाड़ है, डेजर्ट है, उनका पूर्वी हिस्सा सब बढ़िया है। अब पूर्वी हिस्से पर ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनकी है। चीन के 11% हिस्से, जापान के कुल एरिया में से मात्र 13% पर खेती होती। जापान के कुल एरिया में से मात्र 13% पर खेती होती है। और सुनो लास्ट में, यूएस, दुनिया का दादा, टोटल एरिया का 20% पर खेती करता है। तो देखो परसेंटेज के मामले में कहीं आसपास भी नहीं, कहीं है। हाईएस्ट इनके भारत को छोड़ दो किसका, यूएस का है, और यूएस से भी 2.5 गुना भारत का परसेंटेज है। यानी अगर यूएस का टोटल एरिया जोड़ लो, उसमें से 20% ही जमीन पर खेती होती है, और भारत में 51%, सबसे ज्यादा। ठीक है, जो पेट में जैसे बताने पूछा भी गया, तो हमने पेट भारत के अलावा और भी आंकड़े लिखवा दिए ताकि आप इसे नोट रखिए। ठीक, हाँ, अब लिख लो आगे कुछ। ठीक है, एक चीज आपने सुना होगा जिसे हम लोग क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में शस्य गहनता कहते हैं। ये क्या चीज होती है, पहले इसे थोड़ा समझ लें। और जो शुरुआत में हमारे भी बहुत सारा, हमें भी अजीब लगता था, हमने कहा जो पता नहीं इसका मतलब क्या है, बहुत दिन तो ये कंफ्यूजन रहता।
ये सहस्य गहनता बोलते हैं इसे। ये होता क्या है इसे समझ, ये भारत का लगभग 136 के आसपास है, 135-36 के आसपास है, कहीं 135 लिखा होता, कहीं 136। ये होता क्या है, इसे क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं। नहीं, हाँ, क्या होती है कुछ अंदाजा? ये फैक्ट नहीं है, समझने वाली चीज है। क्या है फैक्ट? तो इसका अगर ये पूछे भारत एक जो शस्य गहनता कितना है, तो वो 136 है इसका, लेकिन ये निकलेगा कैसे? वही तो हम बता रहे, पहले आप तो बता दो। देखो, इस सुनिए, इसका मतलब ये होता है कि एक कोई खेत ले लो, ठीक, ध्यान से सुनना, एक जो खेत है और किसी एक खेत पर एक कृषि वर्ष में कितनी बार फसलें उगा लेते हो आप, कितनी बार? जैसे कृषि वर्ष का मतलब जहां से हम शुरू करें, जैसे मान लो हमने जून जुलाई से यानी फरवरी यानी खरीफ से शुरू करा, लौट के खरीफ तक पहुंचना है, ठीक। जैसे फाइनेंशियल क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर हम जहां से छोड़ते वहीं से घूम के आ जाते। तो यानी एक कृषि वर्ष में एक खेत पर कितनी बार खेती होती, जैसे मान लो आपने कोई एक फसल बोई गन्ना, तो साल में एक खेत पर एक ही बार होगी, एक ही बार तो होगी। इस अगर मान लो कोई ऐसा खेत हो जिसमें हम साल में 3 से 4 बार फसलें ले लें, तो उसकी क्रॉप इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम पूरे भारत का एवरेज निकालें तो लगभग भारत में हर खेत में कह सकते हैं कि इसका 136 यानी परसेंटेज, यानी आप कह सकते हो अगर आपने पूरे खेत में एक फसल ली पूरे साल में, तो इसका क्या आएगा, मान लो 100% हुआ। अगर एक से ज्यादा लिया तो इसका मतलब बढ़ेगा ना, तो पूरे भारत का औसत जो 136 आता है, यानी ऐसा कोई खेत जिसमें आप एक साल में कितनी बार फसल ले लेते हो, ठीक, ये उसका मतलब है। लिख लिया? चलिए, अच्छा, इसमें अलग अलग खेतों में या अलग अलग एरिया में इसकी इंटेंसिटी अलग होती। अच्छा ये बताओ, कोई कोई एक खेत शहर के किनारे है, कोई खेत शहर के किनारे हैं और कोई खेत शहर से बहुत दूर हैं, तो क्रॉप इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? शहर के पास वाले की क्रॉप इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डिमांड के हिसाब से लोग खेती करते हैं। पता लगा भिंडी, क्योंकि होता क्या है, जो शहर के किनारे वाली जमीनें होती उनमें मोस्टली सब्जी होती है, पता लगा एक सब्जी दूसरी बोई, दूसरी तीसरी बोई, और जो शहर से दूर होते हैं एक बार गन्ना लगा दिया, साल भर के लिए फुर्सत। अब यहाँ क्या, अभी पता लगा उन्होंने मटर बोएंगे, मटर कट के बाद कुछ और बोएंगे, उसमें बाद में फिर मेथी और सोया और सलजम, मूली, गाजर, चुकंदर, और पता लगा धनिया, लहसुन, प्याज, वो इतना ज्यादा, मतलब पूरे साल, क्योंकि उसमें जो होता क्या है उसमें, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपका लेबर कॉस्ट ज्यादा आती है। ये छोटी मतलब इनमें कोई बहुत बड़े मशीनीकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकते इनमें, है ना, लेकिन पैसा ठीक ठाक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं, अब आगे लिख लेते हैं कुछ चीजों को। हाँ, अब यहां पर एक चीज और आती है कि जो आपने देखा होगा, जब अपने आजादी के बाद बहुत सारे रिफॉर्म हुए जमीन में, लैंड रिफॉर्म, उसमें आपने देखा होगा एक चकबंदी, हदबंदी, नसबंदी ना लिख लीजिए, हाँ, नहीं आधे पर्दे उसी में चले जाएं। सुनिए, वो अलग मामले हैं, चकबंदी, हदबंदी, और उसी में देखा होगा आपने, फिर एक आपने सुना होगा जो आजादी के बाद पहला संविधान संशोधन हुआ था, किस लिए हुआ था? पहले संविधान संशोधन के तहत संविधान में नमी अनुसूची जोड़ी गई थी, यही तो सुनते होंगे, है ना। हाँ, तो और उस नमी था क्या कि जब जैसे देश आजाद हुआ तो पता लगा कि जो है शेर खां पास 2000 बीघा जमीन, और पता लगा जो है जुम्मन के पास 1 बीघा जमीन, या कोई भी नाम ले लो, ये अमिताभ अग्निहोत्री वो टीवी डिबेट कराते हैं,
उनके कुछ पसंदीदा नाम है, वो जुम्मन बहुत बोलते हैं ना, इसीलिए हम उनकी डिबेट बहुत सुने तो हमें नाम अचानक मुंह से आ गया। और तो उनके कुछ ऐसे नाम है पसंदीदा बोलते रहेंगे, ऐसे नाम जिन हंस के हंसी आया छुट सुन के। सपोज करो कोई एक मामूली सा आदमी, इसके पास जमीन है या बिल्कुल जीरो। अब क्या है, अब सरकार का मतलब था कि भाई सबको, अब किसी की जमीन अगर उसे लेके दूसरे को दोगे तो वो पहुंच जाता था तुरंत, कहता था हमारा तो फंडामेंटल राइट है संपत्ति का अधिकार। और फंडामेंटल राइट में अगर कुछ गड़बड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठे हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 256, 226, यही तो है। तो ये मामला जैसे पता लगा सरकार कुछ करे तो कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तब उन्होंने एक नवी अनुसूची आई, सुना होगा, तो उसमें यह था कि नवी अनुसूची में जिन विषयों को डाल दिया जाएगा वो विषय सुप्रीम कोर्ट के लिए ठीक वैसे होंगे जैसे लक्ष्मण रेखा। मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा, कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है ना। तो उस नवी अनुसूची में ये आपका भूमि सुधार डाला गया ताकि इसमें दखल ना हो सके। ठीक, बाद में सर ये पॉलिटिक्स सब जानना हम, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें बहुत सारे वो भी लाए गए थे कि जैसे भूमि सुधार में चकबंदी है, हदबंदी, उसकी बाउंड्री, ठीक है। तो ये सब चीजें अब इसके हाँ, एक जैसे अभी हम लोगों ने क्या लिखा था कि सिंचाई परियोजनाओं को बड़ी सिंचाई परियोजना, छोटी सिंचाई परियोजना। तो अगर हम जोतों का आकार देखें भारत में, जो जोते नहीं होती, किसी आदमी के पास कितनी खेती है, तो उसका आकार सुन के जरा लिख लो, परसेंटेज हैराने वाले हैं। यानी जो सीमांत जोत कहलाती हैं, यानी सीमांत काश्तकार जिसे कह सकते हैं, काश्तकार समझते हो, सीमांत किसान कह लो, सीमांत कृषक कह लो, फार्मर कह लो, मतलब उनके पास जमीन का जो परसेंट आंकड़ा है वो जरा लिखो। अनएक्सपेक्टेड चीजें लगती हैं कि लगता है पता नहीं अभी भी इतना होने के बाद किसी के पास है, किसी के पास, यानी जिनके पास 1 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर से कम जमीन, सुनना ध्यान से, 1 हेक्टेयर मोटा मोटा तौर पर बीघे के तौर पर कहें 15 बीघा, कहीं कहीं बीघा अलग अलग है, इसलिए हम अपने यहाँ के हिसाब से बता रहे हैं, यहाँ का बीघे का हमें नहीं मालूम। लगभग 1 हेक्टेयर लगभग मोटा मोटा 15 बीघे हमारी तरफ उधर का एरिया। अब यहाँ कितना होता है हमें नहीं मालूम, लेकिन हेक्टेयर पूरे भारत में हर जगह बराबर है, बीघे किसी में कम ज्यादा हो सकती है। जिसे किलो पूरे दुनिया में बराबर है, और पसेरा, पसेरी और मन और जिन्हें क्या क्या होता है ना, नाप जो लोकल होती है वो सब अलग अलग हो सकती है, लेकिन किलो पूरे भारत, पूरे दुनिया में बराबर। तो 1 हेक्टेयर से कम जमीन जो है भारत में, अगर 100 किसान हैं, इनमें से 1 हेक्टेयर से कम वाले मालूम कितने हैं? यानी पूरे भारत में अगर मान लो कि आप 100 फार्मर हैं, सुनो ध्यान से, 1 मिनट इधर, सीमांत मतलब मार्जिनल, शायद इसको मार्जिनल बोलेंगे शायद, सुनो, जो सीमांत कृषक यानी ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से जमीन कम हो। अब आप इसे ऐसे समझ लो कि मान लो हम पूरे भारत में मान लो 100 किसान हैं, इन 100 में से 59 किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीनें हैं। तो समझ लो कि यानी जो छोटे किसान हैं इनकी संख्या तो ज्यादा है, लेकिन इनके पास जमीन कम है। फिर दूसरा लिखते हैं, यानी सीमांत कृषक, और दूसरे होते हैं छोटे कृषक, यानी छोटी जोतें जिसे हम कहते हैं। इनको हम आंकड़ा लिख ही देते हैं, यहां पर ऐसे, फिर नोट कर लीजिएगा। सीमांत जोत, ये इनका परसेंटेज है 59, इनका बनता है, और तीसरे आते हैं मध्यम, और सबसे छोटे होते हैं बड़े। देखो देखो ऐसे समझो, इनका लिमिट क्या है? 1 हेक्टेयर से
कम। ठीक, ये वाले हो गए। अब दूसरे वाले क्या है, ये 1 से 4 हेक्टेयर वाले। तीसरे कौन से हैं, 4 से 10 हेक्टेयर वाले, ये वाले। और ये है 10 हेक्टेयर से अधिक वाले। अब सुनो, यानी कि जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीनें हैं, वो लोग हैं कितने किसान परसेंटेज में, लगभग ना के बराबर। यानी जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है, लगभग 1.5%। यानी जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीनें हैं वो लोग कितने, 1.5%। जैसे आज भी कुछ लोग ऐसे कहीं कहीं जैसे जमींदार टाइप के लोग गांव में एक आध लोग ऐसे दिख जाएंगे जिनके पास 100 बीघा या उससे ज्यादा जमीन है। तो वो गांव में कैसा आदमी होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई एक आदमी, या हो सकता है कोई पूरे पूरे गांव में ऐसा आदमी ना हो जिसकी 100 बीघे जमीन हो, है ना। तो इसका मतलब भारत में वो संख्या ज्यादा है किसानों की जिनके पास जमीन कम है। यानी 1 हेक्टेयर से कम वालों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। और जो सबसे यानी 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाली जो है, फिर इसमें लिमिट नहीं कि 15 है कि 20 हेक्टेयर है, 10 से ज्यादा हो, उसकी संख्या कितनी है परसेंटेज में, 1.5%। ठीक, लिख लिया, ये नोट कर लेना, ये आंकड़े एक पूछ लिया था इसलिए बताइए, ये वाले और सिंचाई वाले दोनों इसलिए नोट कराए थे, पूछे जाते हैं बीच बीच में। यानी सबसे ज्यादा अगर पूछे 4 ऑप्शन, यही चारों दे देंगे तो सबसे ज्यादा कौन है, यानी किसानों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, यहां। देखो किसानों की आपको परसेंटेज यहां ज्यादा दिख रही है, यानी संख्या ज्यादा किसमें है, लेकिन जमीन इनके पास कम। यहां जमीन ज्यादा तो हाँ, यानी जो बहुत ज्यादा जमीन जिनके पास है वो इक्का दुक्का लोग बचे हैं, बाकी सब बंटवारे हो गए ना। ठीक, अब आ जाओ इनमें कुछ फसलों के साथ में टेम्परेचर कितना चाहिए, बरसात कितनी चाहिए, और साथ में उनके लिए मिट्टी क्या चाहिए, और उनके कुछ और जुड़े हुए फैक्ट। चलो अब लिख लेते हैं हम लोग, जैसे उस दिन भी बताया था। अब कुछ इनमें, तो सबसे पहले भारत में सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, चावल है। अगर कोई ये पूछे कि पूरी दुनिया में सबसे प्रमुख खाद्य फसल यानी ग्रेन क्रॉप्स कौन है, तो पूरी दुनिया में भी चावल, भारत की भी चावल, यानी भारत में पूछे तो नंबर 1 पर चावल आएगा यानी फसलों में, और दुनिया भर में पूछे तो चावल आएगा। यानी भारत की लगभग 75% जो पॉपुलेशन है उसका प्रिय भोजन भी चावल है। इसीलिए जो उत्तर भारत में जरूर रोटी का चलन ज्यादा दिखता है, साउथ इंडिया में रोटी की जगह चावल का ज्यादा क्रेज है, क्योंकि उधर गेहूं होता भी नहीं, और चावल जो है बता रहे तमिलनाडु में एक बार में 3-3 फसलें करते हैं एक साल में, तो उधर चावल ज्यादा होता है। ठीक, चलिए। और बंगाल वाले, बंगाल अपने यहाँ पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश, इनमें तो पता लगा ये धान का खेत है, चावल का खेत, इसी में चावल उगा, इसी मछली पाल लेते हैं इन दोनों एक साथ। हाँ, यानी सही में भाई चावल के लिए पूरे साल पानी चाहिए खेत फसल के लिए, और मछली के लिए भी वही काम, इसीलिए बंगाली देख लो। अगर उसे साल में जब मछली नहीं मिलती तो पता लगा जैसे मछली का पाउडर रख लेते ना, जब जब नहीं मिलती तो पाउडर डाल छिड़क छिड़क के खाएंगे, मतलब मिलनी चाहिए। चलिए हैं, चलिए अब आ जाते हैं, सबसे पहले अब आ जाओ चावल पर, आ जाओ। क्या कहा इन्होंने, हैं, हमें काम की बात सुनाई देती, फालतू की नहीं। हाँ, हाँ ठीक है, और ठीक भी है, ज्यादा ना सुनाई दे। चलिए अगला आप आ जाते तो चावल। ठीक, देखो अगर आपसे ये अगर कहे तो ये तो पहली बात, ये ट्रॉपिकल रीजन की फसल है। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब गर्म क्षेत्र की। ठीक, ट्रॉपिकल यानी गर्म क्षेत्र की फसल है। ठीक है, क्लाइमेट की अगर बात करें, अब यहां पर देखो, अगर हम ये देखें कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर चावल कहीं होता है तो वो सबसे ज्यादा कहां होता है, अगर प्रोडक्शन की बात करें एरिया किस, और दूसरे नंबर पे कौन है, भारत है।
अगर हम उनकी उत्पादन की बात करें। लेकिन पहले अभी हाँ पहले भारत की बात करते हैं, तो लिखो पहले इसके लिए जो टेम्परेचर के जो जरूरत होती है वो लगभग 25 के आसपास। रेनफॉल लिख लो, यानी वर्षा इसके लिए 100 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा। मिट्टी इसके लिए चाहिए होती दोमट यानी जलोढ़ वाली, ठीक, 100 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा लिखा तो है। और तीसरा और आगे लिख देंगे भारत में कुल कृषि क्षेत्र का 25% पर अकेले चावल ही होता है। जलोढ़ वाली मान लो, एलुवियल पढ़ चुके हो मिट्टी, अब दोबारा थोड़े बताई जाएगी हैं? अच्छा चलो, अब तो पता हो गया, हमने दोनों चीजें बता दी। ये नहीं सुनो, ये नहीं, अगर ऐसे सुनो, अगर भारत में हम लोग मान ले समझने के लिए 100 बीघा पर खेती होती है, खेती बाड़ी, उस 100 बीघा में से 25 बीघा किसके पास अकेले किसकी खेती होती? चावल। यानी भारत में जितने भी एरिया पर कृषि होती है उसमें से 1/4 या 25% हिस्से पर चावल की खेती होती है, जो कि हाईएस्ट है। किसी भी फसल को चावल से ज्यादा क्षेत्रफल किसी के पास नहीं है। ठीक, लिख लिया? अब आगे लिखो। चावल की भारत में कुछ राज्यों हैं जिनमें 3-3 बार फसलें उगाई जाती हैं। जैसे उनमें कौन है? एक बताया था कौन है, इसके बारे में पूछा भी तो कई बार गया। तमिलनाडु के साथ साथ कौन है? ये ऐसे राज्य हैं जहां पर एक साल में चावल चावल और चावल, यानी बैक टू बैक 3-3 बार। तो जो चावल की वैरायटी उगाई जाती है उनके नाम लिख लो। एक का नाम होता है अमन, ओस, और तीसरा है बोरो। बोरो प्लस फटी एड़िया, करीना कपूर का ऐड आता था ना, हाँ, उनकी एड़ियां सही हो जाती, बाकी सही हो ही नहीं होती। देखो ये कब कब उगाए जाते हैं, इनका टाइम लिख लो। ठीक, और सुनो, ये हमने बोला अगर अमन, ओस, बोरो, ये चावल के 3 हैं जो किसी किसी राज्य में पूरे पूरे बैक टू बैक, जैसे तमिलनाडु में चावल काटा, फिर दूसरा बोया, दूसरा बोया, फिर दूसरा काटा, तीसरा बोया। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अमन जो ऊपर वाला है इसकी हिस्सेदारी टोटल में कितनी है? सबसे ज्यादा यही है काम का। अब लिखो इसका टाइम क्या होता है। जून जुलाई में ये बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में, यानी जो कट रहा है चावल वो इसी कैटेगरी वाला है। इस टाइम जो धान कट रहा है वो यही वाला है, सबसे ज्यादा होता है इसी में। तो इसलिए पूरे देश में जितना होता है उनमें अमन वैरायटी, यानी जो अमन वाला जो कैटेगरी है, ये 86% हिस्सा अकेले कवर करती है। ठीक, जो अभी अपने यहाँ नहीं कट रहा है, अब तो चावल धान की कटाई शुरू हो गई, तो वही वाला है? हाँ, जो कटाई चल रही है वो यही वाला है। दूसरा होता है ओस, ये कब बोया जाता है? ये जून जुलाई में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। जून जुलाई में बोते, सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। इसकी हिस्सेदारी 13% है। और तीसरा वाला जो है वो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, और ये कटता कब है? मार्च अप्रैल में कटता है। इसकी हिस्सेदारी 1% है। इसके हिस्सेदारी मात्र 1% है। ठीक, अब अगला नंबर पर, हाँ, इनकी अगर रैंकिंग की बात करनी है तो रैंकिंग अगर लिखना चाहो साथ में लिखवा दें, वरना कहीं कहीं अगर आपके पास कोई करंट की मैगजीन हो वो देख लेना। ठीक, अब चलो आगे लिख लेते हैं। नंबर 2 पर गेहूं। ठीक, चावल के बाद भारत की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फसल है। चावल के बाद भारत की दूसरी सबसे प्रमुख फसल है।
अभी कहा था कि पूरे भारत में जितने पर कृषि होती है, यानी जितने पर खेतीबाड़ी होती है, उसमें से 25% पर कौन होता था केले? चावल। यानी जो एग्रीकल्चर एरिया है पूरे भारत का, उसमें से 25% पर चावल है। तो धान गेहूं का परसेंटेज अगर देखोगे तो कितना है? 14। यानी भारत में कुल जो कृषि यानी जितने एरिया पर यानी जो एग्रीकल्चरल एरिया है उसका 14% हिस्सेदारी गेहूं की है। यानी उस पर 14% पर गेहूं की खेती होती है। ठीक। अच्छा, जैसे उसके लिए लिखा था कि टेम्परेचर कितना चाहिए है, चावल के लिए कितना लिखा था आपको भी? 25 के आसपास। तो गेहूं को के लिए अगर आप बात करेंगे तो गेहूं को उगने के लिए 10 से 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप जरा 1 मिनट सुन लो। देखो, अगर आप यहां पर देखोगे कि जो साउथ इंडिया के राज्य है यानी ये इक्वेटर जाती, तो यहां पर इक्वेटर के करीब होने के वजह से इन एरिया में टेम्परेचर ऊंचा रहता है, यानी ये पूरे साल लगभग 20 से नीचे नहीं आते। अब अगर यहां पर टेम्परेचर ज्यादा ऊंचा रहेगा यानी इससे ज्यादा रहेगा, और इससे ज्यादा पर गेहूं जमेगा ही नहीं, गेहूं जाड़े में ही तो बोया जाता है। तो इसका मतलब इसी एरिया, इस वाले एरिया में इसीलिए चावल की गेहूं की खेती नहीं होती, क्योंकि उसके लायक वो क्लाइमेट नहीं। ठीक। अब नॉर्थ इंडिया में जब देखो अभी ठंड आने तो कई बार पता लगा पारा 3 और 4 तक चला जाए, कई बार पानी टंकियों पाइपों में पानी जम जाता है ना। तो वही है, तो इसलिए साउथ इंडिया में गेहूं की खेती नहीं हो सकती, क्योंकि टेम्परेचर ही कम नहीं होता यहाँ पर। चलिए लिख लिया, उसके बाद लिख लेंगे आगे जिसके लिए जो, हाँ ये तो लिख लिया टेम्परेचर। अब इसके लिए वर्षा, यानी वर्षा कितनी चाहिए इसके लिए? 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच। अगर नहीं है तो सिंचाई करो, जो कि सिंचाई की ही जाती, अभी बताया था। और इसके लिए मिट्टी वही दोमट वाली, यानी एलुवियल सॉइल। सबसे ज्यादा अगर चावल का प्रोडक्शन कहीं होता है तो नोट करके लिख लीजिए पूरे भारत में। हाँ सॉरी, गेहूं, गेहूं, अब सब बात जो भी हो रही गेहूं की, यूपी, एमपी और पंजाब, ये टॉप 3 राज्य हैं। यूपी, एमपी और पंजाब। ठीक। प्रोडक्शन हाईएस्ट यूपी का है। अच्छा, दूसरा यहां पर एक अलग से नोट करके लिख लो, हालांकि उसमें कोई रैंकिंग में बदलेगा नहीं, लेकिन एक क्या करते हैं वो 2 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा चावल गेहूं की गेहूं किस जिले किस राज्य में होती है। यानी सुनो 1 मिनट फिर से, एक तो क्वेश्चन ये होगा कि टोटल प्रोडक्शन किस राज्य का ज्यादा है, एक क्वेश्चन ये होता है कि उस सबसे ज्यादा किस राज्य में एरिया वाइज होती है। तो अगर एरिया की बात करें सेम रैंक है, सेम जो लिखा है यही है। प्रोडक्शन की बात करें यहां पर सेम है, लेकिन जरूरी नहीं हर बार प्रोडक्शन और एरिया अलग अलग होता है। अगर आप इंडिया की बात करो, पूरे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चावल की जो चावल के अंतर्गत जो खेती होती है वो भारत में है, लेकिन प्रोडक्शन चीन का नाम हमसे ज्यादा है। यानी अगर हम एरिया बाई बात करें, चावल का एरिया चीन से ज्यादा भारत के पास है, लेकिन प्रोडक्शन चीन का ज्यादा है। ठीक। हाँ, अब बात गेहूं की कर, तो अब यहां पर एक होता है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। इसका मतलब आपके कोई किसान या किसी भी राज्य, कोई राज्य में पता लगा 1 एकड़ में मान लो 30 कुंटल गेहूं हुआ, अब कोई राज्य जैसे वहां पता लगा 1 एकड़ में औसत आता है 15-18 कुंटल का, तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। तो इस मामले में कौन नंबर 1 पर है? पंजाब। नोट करके लिख लो चाहे, पंजाब।
चावल और गेहूं दोनों की अगर प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है तो पंजाब की है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है अपनी से। हाँ लेकिन क्या हुआ? अरे वैरायटी तो इसकी 1,000 कम से कम आती बाहर बाजार में, देखा होगा। वो जो हमने आपको बताया था वो सीजन के आधार पर उनको चावलों को किया था। अमन एक आपको वैरायटी नहीं, मतलब चावल की अगर आप वैरायटी देखोगे, बासमती, पता लगा जो है ये आप देखोगे जब उसको पढ़ते हो, जैसे किसी बीज भंडार की दुकान पे चले जाओ तो कहेंगे पता लगा वो जमुना 302, पता लगा वो अपर्णा, सोनालिका, क्रांति, अरे हजारों वैरायटी दिख जाएंगे में। लेकिन ये जो हमने अमन, ओस, बोरो बताया थी, ये वो हैं जो एक एक साल में 3-3 बार उगाए जाती, ये वो थी। कोई चावल की वैरायटी नहीं अमन, यानी एक तरीके से ये एक तरीके से ग्रुप है, ठीक। बाकी जैसे आप देखो, आप यहां देखोगे तो उसमें पता लगा लिखा होगा कोई, जितने भी आपने खास तौर से एक चीज ध्यान रखना, यो बहुत मिलता है, लिखा होता पूसा 56, पूसा 72, कोई न कोई प्रजाति होगी, ठीक है। हाँ तो इससे पता नहीं लगता, ठीक है। चलो क्या कर रहे हैं ये लोग।